और भारत की यह जिजीविषा है, अनेक वर्षों से, हजारों हजार वर्षों से, अनेक आक्रमणों के बाद भी यह राष्ट्र और यह संस्कृति आज यदि विश्व विजय के लिए सन्नद्ध है तो ऐसे ही थोड़ी है। यहाँ का पराक्रम अपने धैर्य से, अपने शांति से, अपने अहिंसा से भी प्रकट होता है, वैसे ही वीरता से रण में भी प्रकट होता है। संकट के समय में संकट को चुनौती बनाना, उस चुनौती में से अवसर ढूंढना और उस अवसर से पूर्व से अधिक शक्तिशाली, समर्थ, समृद्ध बनकर के बाहर निकलना, यह इस राष्ट्र की विशेषता रही है। और ऐसा हमने हजारों हजार वर्षों से देखा है। अनगिनत आक्रमणों के बाद भी जहाँ सारे विश्व में हमारे बाद में आई हुई संस्कृतियाँ समाप्त हो गई, आज हम 10,000 से अधिक वर्ष का अखंड इतिहास लेकर के और विश्व गुरु बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के ही शब्द है कि भारत दुनिया का चौधरी नहीं बनना चाहता, भारत दुनिया का सम्राट भी नहीं बनना चाहता, ना ही भारत दुनिया में व्यापार के द्वारा विश्व को लूटना चाहता है। इस भारत की सनातन आकांक्षा है जगत गुरु बनने की, विश्व गुरु बनने की। और मैं युवा शक्ति को अक्सर कहता हूं कि हमारे आंखों के सामने, हमारे देखते देखते पिछले 5 वर्ष पूर्व भारत विश्वगुरु बन गया, लेकिन हमको पता ही नहीं चला क्योंकि समाचार माध्यमों ने ब्रेकिंग न्यूज दी नहीं। तो मैं वो ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, तारीख बता देता हूं जिस तारीख को भारत विश्वगुरु बन गया। वह तारीख है 21 जून 2015। हाँ, आपने ठीक समझा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 193 देशों ने, 193 कंट्रीज, 21 जून 2015 को 193 देशों में उस देश की भूमि पर, टाइम स्क्वायर में, ट्रफालगर स्क्वायर में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, कुवैत और बहरीन में बुर्खा पहनी हुई माताएं ओंकार की ध्वनि करके सूर्य नमस्कार कर रही थी। और जब 193 देशों में वहां के नागरिक वहां की भूमि पर नतमस्तक हो रहे थे, तब वो मेरी भारत माता को ही प्रणाम कर रहे थे। इसलिए भारत माता जगत गुरु तो बन गई। अब केवल हमको वास्तविकता में सारे विश्व के गुरुत्व को और स्वीकार करना है, उस दायित्व को, और सारा विश्व फिर एक बार भारत में पंक्तिबद्ध हो जाए। सुबह 2:30 बजे से अमेरिका के एम्बसी के बाहर वीसा की भिक्षा मांगने के लिए खड़े होने वाले भिखारियों के स्थान पर वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में और ऑस्ट्रेलिया में और लंदन में भारत के दूतावास के बाहर भारत में प्रवेश लेने के लिए उन देशों के विद्यार्थी खड़े होंगे, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। भद्रमिच्छन्त ऋषया स्वरविदा, उन्होंने तपो दीक्षाम, तप से दुरग्र अत्यंत उग्र तप किया, ततो राष्ट्रम बलम ओजस्व जातम। विश्व के कल्याण की कामना करने वाले ऋषियों ने उग्र तप किया, तब राष्ट्र को ओज और बल प्राप्त हुआ। अनादिकाल से कैसे हुआ होगा हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे सामने पिछले 5 वर्षों में पूरे राष्ट्र की तपस्या हमने देखी। 17 जनवरी 2015 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी के घर पे प्रेस वार्ता होती है और उसमें 33 बिंदु दिए जाते हैं कि इसके ऊपर भारत की जनता अपने विचार रखे, हम शिक्षा नीति बनाएंगे। 5 वर्ष करोड़ों लोगों ने, सारे भागीदारों ने शिक्षा के, माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, राजनीतिक प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, सबके साथ चर्चा करने के बाद, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में चर्चा के बाद, मुझे लगता है किसी भी नीति के लिए किए गए विमर्श का, कंसल्टेशन फॉर एनी पॉलिसी, इसका भी यह विश्व विक्रम होगा। दुनिया के 120 देशों में जितनी जनसंख्या वास करती है, उससे अधिक लोगों ने शिक्षा नीति को बनाने के लिए सुझाव दिए। ये इस शिक्षा नीति की सर्व समावेशकता, इस शिक्षा नीति की व्यापकता का उदाहरण है। और इसीलिए शिक्षा नीति को घोषित हुए लगभग माह होने आया है, कल 1 महीना पूरा होगा। 29 जुलाई को शिक्षा नीति घोषित हुई, आज 28 अगस्त को हम एकत्रित है। 30 दिन बाद भी पूरे देश के किसी भी पक्ष से, किसी भी विभाग से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी व्यवसाय से कोई सार्थक विरोध शिक्षा नीति का नहीं हुआ। राजनीतिक और विचारधारा के कारणों से नकार खाने में तूती बजानी पड़ती है लोगों को, तो ऐसी कुछ बातें लोगों ने की, लेकिन वो भी प्रश्न कैसे थे, इतनी आदर्श बना दी, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इसका मतलब आपको स्वीकार तो है कि ठीक बनी है, अब इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। जो लोग 370 की धारा हटा सकते हैं, जो लोग राम मंदिर बना सकते हैं, जो शिक्षा नीति तो इम्प्लीमेंट कर ही लेंगे। मातृभाषा में शिक्षा कैसे दे दोगे? आज इस देश में 200 वर्षों से आपने अंग्रेजी थोपने के लिए सारा सरकारी तंत्र लगा दिया, व्यापार लगा दिया, पैसा लगा दिया, बाजार लगा दिया। उसके बाद भी 2011 की जनगणना में
केवल 12% लोगों ने लिखा कि हमको अंग्रेजी आती है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि 12% लोगों को अंग्रेजी आती है, मैंने कहा कि 12% लोगों ने लिखवाया कि मुझे अंग्रेजी आती है। उनमें से भी कितनों को आती है पता नहीं, लेकिन 88% लोगों ने तो, इस देश की 130 करोड़ में से 88% लोगों ने तो प्रामाणिकता से, निष्ठा से माना कि अंग्रेजी हमें आती नहीं। तो ये शिक्षा नीति तो उन लोगों की समावेशकता की बात कर रही है ना। लगभग सभी बिंदु प्रफुल्ल जी ने हमारे इस शिक्षा नीति में जो विद्यार्थी सहभाग के हैं वो सभी बिंदुओं को स्पर्श किया, GER की बात भी की। लेकिन ये जो मातृभाषा में शिक्षा वाला विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस विद्यार्थी सहभाग के बारे में। पहली बार स्वतंत्रता के बाद 73 वर्षों में पहली बार ऐसी शिक्षा नीति हमको मिली है कि जिसके 2022 के बाद जब लगभग पूरा लागू हो जाएगा, 5+3+3+4, पहले 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष और फिर 4 वर्ष, और ये लचीला विषय चयन, इतना अद्भुत, मन में जो बात है वो ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल। और जिसके मन में सचिन तेंदुलकर 12वीं पास भारत रत्न है, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बूते पर ग्रेजुएट कर सकता है, खेल के विषय लेकर के ग्रेजुएट कर सकता है। ऐसे अद्भुत शिक्षा नीति। और इसकी एक और विशेषता, इसको यदि ढंग से लागू किया जाए, कुछ राज्य सरकारें गड़बड़ करेगी जैसा कि होता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति से यदि अधिकतर राज्यों में इसको सही ढंग से भाषा नीति को लागू किया जाए तो पहली बार ऐसी शिक्षा व्यवस्था बन सकती है जिसमें कोई बालक यदि चाहे तो पहली से लेकर पूरा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा तक बिना अंग्रेजी को स्पर्श किए शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यह पहली बार हुआ है। नहीं तो 10वीं में ज्यादातर जो अनुत्तीर्ण होने वाले, नापास होने वाले, फेल होने वाले बच्चे हैं वो या तो गणित में फेल होते हैं या अंग्रेजी में फेल होते हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमने गणित में भी, गणित की दिक्कत नहीं है, गणित तो भारतीयों को, मंजुल भार्गव को वहाँ के अमेरिका के लोग कहते कि तुम्हारे तो रगों में गणित है। एक पाकिस्तानी का ब्लॉग में पढ़ रहा था, अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी, वो ब्लॉग लिखता है, उस ब्लॉग में उसने लिखा कि बचपन से मेरे को इतना दुख होता था जब मेरे विद्यार्थी कहते, मेरे शिक्षक मुझे कहते थे कि भारतीय होकर के तेरे को गणित नहीं आता। अब अमेरिका में भारत और पाकिस्तान, उनको फर्क पता नहीं चलता, सांस्कृतिक रूप से वैसे भी एक है, भौगोलिक रूप से। तो वो कहता था बचपन से मुझे ये गाली सुननी पड़ती थी कि भारतीय होकर के गणित कैसे नहीं आता। जिनके रगों में, जिनके रक्त में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, वो गणित में क्यों असफल होते? भाषा के कारण। गणित के शब्दों की भाषा नहीं समझ पाते, इसलिए गणित में फेल होते। इसलिए 8वीं के बाद गणित और साइंस में अंग्रेजी में ही पढ़ना है। महाराष्ट्र में ये विवशता है आज। इस विवशता के कारण बच्चों के कुंठित हो जाते हैं और उनका विकास नहीं होता। वो अपनी प्रतिभा को, आज भारतीय क्रिकेट आज चरम पे आ गया और वर्ल्ड कप हम हमेशा जीतने की बात करते हैं क्योंकि रांची का कोई आकर के खेलने लगा। जब तक दिल्ली मुंबई वाले केवल अंग्रेजी बोलने वाले खेलते थे तब हम विश्व में सारे खेलों में आगे नहीं थे। जैसे हमने अपने गांव की संभावनाओं को और पोटेंशियल को आगे बढ़ाया, और वही काम ये शिक्षा नीति करेगी।